बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 18 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है, नून लीग ने जी जंग शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। वफाक में इन्होंने हुकूमत छोड़ने पर मशरूत आमादगी ज़ाहिर की है और एक शर्त लगाई है। वो शर्त कौन सी है? ये शर्त भी नवाज शरीफ की तरफ से आई है। दूसरी खबर यह है जी, पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि पाकिस्तान की निकम्मी और नालायक तरीन जो जमात है वो नून लीग है। हम तो समझते थे कि ये पीटीआई के स्ट्रांग सोशल मीडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। हालत इनकी ये है कि ये JUI जैसी छोटी जमात का भी मुकाबला और जंग करने की सकत नहीं रखती। हमने तो आपको पहले ही कहा था जनाब, जिसके लीडर टिकटॉक और चेहरों की सर्जरियां करवाएं वो जंग नहीं लड़ सकते। तीसरी खबर यह है जी, अल्लाह ताला का निजाम देखिए। बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी ने जो कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल है उसकी तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट पर डाल दी है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। चौथी खबर यह है जी, मौलाना फजल रहमान को मुबारक हो कि जब हम छोटे थे तो इनके मुकाबले में मुसर्रत शहीन आती थी। अब ऐशा गुले लई आई है और ये वही खातून है जो इमरान खान के खिलाफ भी आई थी। सारे करैक्टर वही हैं जनाब, आप भी बदल जाइए। और आखिर में जी, राइटर्स ये कहता है कि पाकिस्तान ने ईरान को हस्ब ज़ाब्ता जंग की धमकी दे डाली है। ये खबर इंतहाई खतरनाक है। सबसे पहले हम आपको इस्लामाबाद की तरफ लेकर चलते हैं। इस्लामाबाद में पहले ही शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट की खबरें तो आम थी, लेकिन अब खबर यह है कि शहबाज शरीफ को रिप्लेस करने पर नून लीग ने भी आमादगी जाहिर कर दी है और एक शर्त लगाई है। वो शर्त कौन सी है और ये खबर क्या है, हम आपके सामने रखते हैं। नून लीग की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और इसहाक डार मौजूद होते हैं। वहां पर ये कहते हैं कि हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट हाथ कर रही है और हमारी जो सियासत है उसको ऐसा ऐसा एक प्लानिंग के तहत खत्म किया जा रहा है। कैसे जी? उनके बकौल गिलगित में हमारी जगह अलीम खान की पार्टी को मजबूत किया गया और हमें वहां से फारिग किया गया। अब कश्मीर के इंतखाबात हैं, हम वफाक में हैं, तमाम की तमाम गालियां और कुर्बानियां हम दे रहे हैं, लेकिन हद तो यह है कि पीपल्स पार्टी के लोग कैंपेन कर रहे हैं और हमें यानी कि नून लीग को यह कहा गया कि आपने अगर कश्मीर जाना है तो अपने रिस्क एंड कॉस्ट पे जाना है, बसूरत दीगर सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब कश्मीर से भी नून लीग को बिल्कुल फारिग कर दिया गया है और अलीम खान उनकी जगह तैयार हो रहा है। अब जो केपी है, वैसे ही इनकी कोई वहां पे मजबूती नहीं है, तो बचता फिर पीछे क्या है? वो बचता है पंजाब। इन ये समझते हैं नून लीग वाले कि जितनी खिदमत हमने पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की है, हमसे ज्यादा ना कोई खिदमत कर सकता है। हमने अपनी जो सियासत है रियासत के ऊपर कुर्बान कर दी है, लिहाजा हमें उसका वो फ्रूट और सिला नहीं मिल रहा जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। तो फिर इन हालात में उन्होंने कहा है कि अगर शहबाज शरीफ से बेहतर कोई आदमी इस्लामाबाद को नजर आता है तो शहबाज शरीफ जो है रजाकाराना तौर पर इस्तीफा दे देगा। अब एक शर्त रखी है उन्होंने कि जो कुछ भी हो जाए हमें इमरान खान की तरह अपना जो किला है इसको नहीं छोड़ना चाहिए और पंजाब की जो वजारत आला है यानी कि मरियम नवाज अपनी हुकूमत कायम रखेगी। और अब इन हालात में ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ऑफर दे रहे हैं कि आप भले जो वफाक है वहां पर अपनी मर्जी की हुकूमत ले आए, लेकिन पंजाब के सेटअप को ना छोड़िए, ना छेड़िए। दूसरी तरफ आप जरा देखिए कि पंजाब में भी मरियम नवाज से तमाम के तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। हम आपके सामने एक मिसाल रखते हैं। लाहौर का एक एमपीए है, वो एमपीए जो शरीफ खानदान है इनका करीबी रिश्तेदार है। लाहौर का एक थाना है शफीकाबाद, वहां पर उस एमपीए का झगड़ा हो जाता है कि एसएचओ जो है ये मेरी बात नहीं मानता। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूं। फिर क्या होता है कि वो कहते हैं कि हमने इस एसएचओ को तब्दील करवाना है। पूरी की पूरी कोशिश के बावजूद भी आईजी पंजाब ने, जी हां आईजी पंजाब ने, वो जो लाहौर का आईजी, उन्होंने उस एसएचओ को
उस एमपीए के कहने पर तब्दील करने से इनकार कर दिया है। हालांकि वो जो एमपीए है वो शरीफ खानदान का इंतहाई करीब रिश्तेदार है। अब आप खुद देखिए कि इनके पास बचा क्या है। हमने आज से 10 दिन पहले खबर दी थी कि ये जो रजा डार पकड़ा गया था और ये जो पंजाब पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज की वो जो फिल्में थी वो सहाफियों को दी थी, तो वो पुलिस ने नहीं दी थी बल्कि उन लोगों ने दी थी जो हमेशा ऐसे काम करते हैं और फुर्ती दिखाते हुए तमाम चीजों पर कब्जा कर लेते हैं। तो अब ये वो हालात हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि ये जो नून लीग है ना कोई सियासी जमात है, ना इनका कोई विजडम है, ना इनके पास कोई तालीम है। ये वो खोटे सिक्के हैं जो पाकिस्तान की फौज ने गैर जरूरी तौर पर अपने कंधों पर लादे हुए हैं। अब खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है कि हमने इस जमात से ज्यादा निकम्मा कोई नहीं देखा, कि ये इस काबिल भी नहीं है कि कोई भी सियासी जो बयानियां हैं बना सकें। आज एस्टेब्लिशमेंट के लोग कह रहे हैं कि हम पहले समझते थे कि जो पीटीआई है उसका जो सोशल मीडिया है वो इंतहाई स्ट्रांग है, लिहाजा नून लीग की कैपेसिटी नहीं है कि उस स्ट्रांग जो सोशल मीडिया है उसका मुकाबला कर सके। लेकिन हालिया दिनों में जब मौलाना ने इन पर और एस्टैब्लिशमेंट पर चढ़ाई की है, डंडा उठाया है, अपने मसल दिखाए हैं, तो ये जो नून लीग है, खुदाबंदी बात करनी है कि ये नून लीग जेयूआई जैसी छोटी जमात का भी मुकाबला करने में प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या सोशल मीडिया हो, बुरी तरह नाकाम हो गई है। भला हमारे मुल्क के इन ये जो खैर खा हैं बड़े चैंपियन, इनसे पूछिए क्या आपके अक्ल का इलाज नहीं होने वाला? कौन सा ऐसा बंदा है नून लीग का जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, कोई पेवर जो सियासतदान हो? आप इनकी लेडीज की जो लिस्ट है वो आप उठा लें, तमाम के तमाम लोग एक ही खानदान से आपको नजर आएंगे। कोई कनीजाएं होंगी, कोई नुकरानियां होंगी, कोई इनके जाती वकील रहे होंगे। ये कोई पार्टी है? अगर पार्टी होती तो बाबा करप्शन करती, करप्शन न करती तो अपने बच्चों का बेहतर सोचती। ये वो लोग हैं जिनका कफारा आप लोगों को ही अदा करना है। अच्छा हुआ अब आपको समझ आ गई है। तो ये है जी नून लीग के हालात। नून लीग पाकिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए फारिग हो गई है। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट का जवाल देखिए जनाब, जब अल्लाह ताला किसी से ऊपर जवाल को लाद देता है ना तो फिर नीचे से चीखें भी निकलती हैं। और हालात ये होते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज इसने कहा है कि पूरी दुनिया की सुलह कराने वाले, अबनाए हारमूज को खुलाने वाले, यानी पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर, वो क्यों कश्मीर को बंद करके बैठा है, इसको नहीं खुलवाता। अब आप खुद सोचिए कि कहां पीपल्स पार्टी, कहां जनरल आसिम मुनीर पे चार्जशीट, और उसने कश्मीर के जितने भी हालात हैं उन तमाम की जिम्मेदारी पाकिस्तान की फौज पर डाल दी है। अब आप दो एंगल आपको नजर आएंगे। मौलाना की तकरीर उठा लें, महमूद खान अचकजई का खिताब मुलाजा कर लें, बिलावल की ये जो टचिंग है जनरल आसिम मुनीर पर उसको देख लें, जो जवेद हाशमी है उसके घर पर होने वाले आप अटैक देख लिए, और पूरे पाकिस्तान में एक फिजा देख लीजिए कि एक तहरीक पहली दफा 2-2.5 सालों के बाद एक आपको मोमेंटम नजर आ रहा है जिसमें पाकिस्तान का एक लार्ज तबका एक ही सफे पर नजर आ रहा है कि इस हुकूमत से हमने जान छुड़वानी है। इसको कहते हैं बाकायदा तहरीक, बाकायदा तहरीक। अब इस तहरीक में ऐसा ऐसा जो लोग हैं वो शामिल होना शुरू हो जाएंगे। आज अभी हम आपको इस मौके पर एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है जी एक वकील की। ये वकील, इसका नाम है दानियाल अजीम। ये लाहौर में प्रैक्टिस करता है। आज से 6 माह पहले इसको उठा लिया जाता है, ये गायब हो जाता है। इसका मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में लगता है, फिर एक लंबी खामोशी हो जाती है। ये दरअसल जो मेंबर है, ये कसूर की एक तहसील है पत्तों की, ये पत्तों की का मेंबर है। वहां की जो लोकल बार है वो भी इस मामले को हाईलाइट करती है, लेकिन फिर लंबी खामोशी के बाद रात को इसके अहले खाना इसकी ये तस्वीर जो है ये शेयर कर देते हैं। इसमें आप देखिए कि ये कितना हट्टा गट्टा था, कितना खूबसूरत नौजवान था, लेकिन अब जो इसकी टांगे हैं, इसका जो जिस्म है वो जरा देखिए, ऐसे लगता है
کہ یہ فالج کا مریض ہے یا یہ معذور ہے، بالکل نہیں ہے جناب. یہ وہ ظلم برداشت کر کے آیا ہے جو پاکستان میں اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اس وکیل نے جو پوسٹ کی تھی وہ عدلیہ کے خلاف پوسٹ کی تھی. جی ہاں، اللہ کہتا ہے کبھی جھوٹ کو، کبھی سچ کے ساتھ جھوٹ کو نہ ملاؤ اور حق کی گواہی دو، بے شک اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو یہ جو اس وکیل نے پوسٹ کی تھی وہ کی تھی لاہور ہائی کورٹ کے جو ججوں، لیڈیز ججز ہیں، ان کے اگینسٹ کی تھی. اور وہ جو پوسٹ تھی انتہائی غلط پوسٹ تھی، اس کو ہر آدمی نے اس کی مذمت کی ہے. لیکن اس آدمی کو اس جرم کی پاداش میں جب اٹھا لیا جاتا ہے تو پھر اس کو بازیاب کرایا جاتا ہے اور یہ گھر پہنچ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے، وکیلوں کا نمائندہ ہو، 80,000 کے قریب جو وکلا ہوں، وہ اسے سمجھتے ہوں کہ جو وکیل کرتا ہے وہ بھی الیگل ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی تو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اس کے باوجود بھی آج پورے پاکستان میں اور لاہور میں خاص طور پر یہ جو تصویر ہے یہ ٹرینڈ کر رہی ہے. تو اصل میں یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان میں کوئی فوجی ہو، کوئی جج ہو، کوئی پولیس والا ہو یا کوئی مولوی ہو، حضور ہر نے اپنی اپنی ایک جورسڈکشن بنا رکھی ہے. فوج کو کہو گے تو وہ آپ کو غدار ڈکلیئر کر دیں گے، ججوں کے خلاف بات کرے گے تو وہ آپ پر توہین عدالت لگا دیں گے اور آپ کو غائب کروا دیں گے. اگر آپ کسی مولوی کے خلاف بات کریں گے تو آپ سیدھے انشاءاللہ العظیم جہنم میں جائیں گے، آپ مرتد ہو جائیں گے، آپ پر جو ہے 295C کی FIR درج ہو جائیں گی اور ویسے ہی آپ کا جو ناشتہ پانی ہے یہ بند کر دیا جائے گا. غرض یہ کہ اب کسی بھی شخص کو آپ نے اس ملک میں چھیڑا تو آپ کی خیر نہیں ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو ملک ہے اب ایک مزید نئے نظام کا متلاشی ہے، اور یہ نیا نظام اس وقت آئے گا جب یہ جو حالیہ تحریک ہے یہ کامیاب ہو جائے گی. تو اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد، اور ایستا ایستا جو لوگ ہیں وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو بات چلی تھی نون لیگ انتہائی نالائق جماعت ہے. ارے بھائی، جن لوگوں کے یہ جو نواز شریف کی ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ جو 25 دسمبر والی، استاد محترم ہارون رشید کی تحقیق کے مطابق یہ جو ڈیٹ آف برتھ ہے یہ بھی جعلی ہے. مریم نواز کی جو سنتوں کا معاملہ ہے، جو داخلے کا معاملہ ہے، آج آپ گوگل کریں اور جو یاسمین راشد ہے اس کا کلپ اٹھا لیں، وہ کیا کہتی ہے کہ کس طرح سے اس کے داخلے زور زبردستی اور دھاندلی سے کروائے جاتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے جناب کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ گناہ ہیں جو پاکستان جھیل رہا ہے. اصل چس اس وقت آ جاتی ہے جب جاوید ہاشمی، اوئے ہوئے ہوئے، اس کی جو ویڈیو آئی ہے، اس ویڈیو میں آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس شخص نے پہلے اپنا بریف کیس جو ہے جی اس کو تیار کیا کہ میں تیار بیٹھا ہوں، او مجھے گرفتار کرو، اور ساری رات پنجاب پولیس کے ہراول دستے پہلے اس کے گھر کے ارد گرد گھومتے رہے، پھر اندر چلے گئے اور پھر اس کو گرفتار کرنے کی بجائے اس کو ساری رات ٹیز کرتے رہے اور صبح چلے گئے. اس نے پوچھا کیوں؟ کیمروں کی موجودگی میں کہتے ہیں ہم سلام کرنے آئے ہیں. تو اب یہ سلام کون سا ہے؟ ہماری نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہ وہ تحریک کا آغاز ہے جو عموماً ایسے ہی ہوا کرتا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ میدان عمل میں آ جاتے ہیں اور پھر لگاتار ایک سٹوریوں کی چین بنتی ہے، اور وہ چین آخر میں ان جو اقتدار ہے اس کو نیچے گرا دیتی ہے. اب کسی کو یقین نہ آئے تو ہم آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھتے ہیں، وہ ہے جی مولانا فضل الرحمان پر آج عائشہ گولیلئی نے حملہ کیا. کیا بات ہے، وہی کہانیاں، وہی سر اداکار، اور کچھ سکرپٹ ہی بدل دو. عمران خان کے اگینسٹ کون سی لڑکی اتاری گئی تھی؟ دو، ریحام خان اور عائشہ گولیلئی. اب فضل الرحمان اگر آیا ہے تو اس کے اگینسٹ وہی عائشہ گولیلئی. اب ایک اور سنیے، مولانا فضل الرحمان ہے بڑا قسمت کا دھنی. جب ہم چھوٹے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، تو مولانا فضل الرحمان کے اگینسٹ ڈیرہ اسمیل خان میں ایک اداکارہ ہوتی تھی، اس کا نام تھا شاہین جی. اور وہ جو مسرت شاہین اس کے اگینسٹ الیکشن لڑتی تھی، اور وہ جو ہے اپنے ڈھمکوں سے، اپنے جو ڈانس سے
वो जो तस्वीरें लगाती थी उस वक्त, जो इश्तिहार छपते थे, तो लोगों को एक हंसने का एक मौका मिलता था। यानी कि मौलाना इंजॉय करता है, जी हाँ, मौलाना इंजॉय करता है। अगर उसके अगेंस्ट आप औरतें मैदान में उतारेंगे तो वो उनको हंसकर सह भी लेगा और उनसे निबट भी लेगा, उसको ये निबटना आता है। तो अब ऐशा गुल अलई अगर आई है तो अब आप समझें कि पीछे जो लोग इस निजाम के बेनिफिशरीज हैं उनकी सोच क्या है, उनके पास पत्ते कितने मजेदार हैं। फैजुल हसन चौहान हो गया, आयशा गुल अलई हो गई, हनीफ अब्बासी हो गया, और इसके अलावा ये अता तारण हो गया। अरे ओ मेरे भाई, ओ मेरी प्यारी फौजी स्टैब्लिशमेंट, अगर ये आप लोगों के हैं फ्रंट पे लड़ने वाले, तो खुदा के लिए ये जो जंग है इसको खत्म कीजिए और सुलह कर लीजिए। अब इन इन लोगों के साथ अगर आपने, इनका फायदा ये होता है कि चार आदमी जो नाराज होते हैं इनको देखकर वो भी शामिल हो जाते हैं कि नहीं यार, बात जो पहले वाला है वो ठीक कर रहा है। तो जवाल, एक जवाल आया है, और जवाल क्यों ना हो। ये हम आपको जी एक खबर देते हैं, कल भी हमने प्रोग्राम किया था कि पाकिस्तान इस जंग में शमूलियत के बिल्कुल एक कदम के फासले पर है। आज पाकिस्तान ने ईरान को हस्बे ज़ाब्ता धमकी दे दी है कि सऊदी अरब हमारी डेडलाइन है, और राइटर्स ये कह रहा है कि अगर हमारी इस धमकी को सीरियस ना लिया गया तो फिर इसके नताइज होंगे। अब ये जो नताइज की धमकी है, ईरान जंग लड़ रहा है, हम क्या करेंगे, हम भी जंग में कूद जाएंगे, लेकिन ये जो एंट्री है जंग की, खुदा गवाह है, दुनिया की वो बदनसीबें कौमें होती हैं और वो बदनसीब लीडर होते हैं जो अपनी कौमों को जंग में धकेल देते हैं, और कौम वो जंग बर्दाश्त करती है। नसीब वाले लोगों के नसीब में जंगें नहीं हुआ करती, उनके नसीब में अमन होता है। ये जंग यहूदी हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, खुदा के लिए और कुछ ना सुनो। डॉक्टर इसरार अहमद का जो तकारीर हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, उनको सुन लीजिए। वो क्या कह रहा है मरहूम कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान को यहूदी इस जंग में शामिल करना चाहेंगे, और खबरदार पाकिस्तान को इस जंग में किसी सूरत शामिल नहीं होना चाहिए। ना पाकिस्तान का दोस्त है अमेरिका और ना इसराइल दोस्त है पाकिस्तान का, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। तो खुदारा पाकिस्तान को इस जंग में ना लेके जाइए। ये जंग आपको, हमको, हमारे बच्चों को ऐसा बर्बाद करेगी कि आपकी सोच ही नहीं है। इससे ज्यादा हम और क्या कह सकते हैं कि इस वक्त मुल्क में जरूरत किस चीज की है, इत्तेहाद की है। इत्तेहाद क्यों जरूरी है। जो टीटीपी है जी, टीटीपी ने अपनी कुछ वीडियोस टिकटॉक बनाकर उन्होंने अपलोड की है, और वो इलाका दिखा रहे हैं, पिशावर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है बाड़ा बाजार। बाड़ा के मकाम पर वो लोग जो शाहराह है उस पर खड़े होकर अपनी टिकटॉक और अपनी वो बना रहे हैं। ये झूठी हो सच्ची हो, लेकिन जब बीबीसी इसकी तहकीक करता है तो जो पुलिस का सरबराह है वो इसको सच्चा मानता है, लेकिन वो ये कहता है कि 5 मिनटों में हम वहां पर पहुंच गए थे और वो वहां से भाग गए थे। अब वहां से भागना ये क्या साबित करता है, वो ये साबित करता है कि वो थे तो सही लेकिन अब भाग गए हैं। तो इन हालात में भी अगर आप लोगों को इतनी होश भी ना आए कि आग आपकी घर की दहलीज के अंदर दाखिल हो चुकी है, और जो आग होती है वो पहले पांव को जलाती है, फिर पूरे जिस्म को राख कर देती है, और जो आग है ये इसका एक ही इलाज है कि इसको खत्म किया जाए, ना कि इसको बढ़ाया जाए। हम क्या करें, हम तो पाकिस्तान में बैठकर आपके सामने रोना ही रो सकते हैं, लेकिन हमारा ये रोना कोई नहीं सुनेगा। तो आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ मांगते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह, आज इंतहाई परेशान कुन हालात हैं पाकिस्तान के। दुश्मन हमारी सड़कों पर पहुंच चुके हैं। हमारी एक जंग थी, अब हम कई जंगों में शामिल हो चुके हैं। हमारे पास आटा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कोई जो देश है वो हमारा दोस्त नहीं है। हमारे जो अपने मुसलमान मुल्क थे मेरा अल्लाह, वो भी अब हमें मारने पे तुल गए हैं। यूएई, कल तक हम उसको अपना दोस्त कहते थे,
आज वो हमारा दुश्मन नंबर 1 बन गया। ऐ अल्लाह, हमने सारी ज़िंदगी अगवानों के लिए जंग लड़ी, हमने अपने बच्चे उन लोगों के लिए शहीद करवा दिए। ऐ अल्लाह, आज वही अगवानी हमारे जो सख्त तरीन मुखालिफ हैं टीटीपी, उनकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। है मेरे अल्लाह, हम जाएं तो किधर जाएं, हमारे अपने बलोची हमसे नाराज होकर पहाड़ों पर चले गए हैं, वहां से वो हमारे साथ लड़ाई करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारा केपी जल रहा है अल्लाह, हमारा पंजाब जल रहा है। ऐ अल्लाह, न हमारी अदालतें रह चुकी हैं, न हमारे जज रह चुके हैं, न हमारे बाजार रह चुके हैं। ऐ अल्लाह, पूरे पाकिस्तान में एक अजीब किस्म की वीरानी है। जिस तरफ देखें हर लोग आपको परेशान नजर आते हैं, ना कोई हुकूमत है, ना कोई इदारा है। ऐ अल्लाह, जिसकी तरफ देखते हैं कि ये हमारा खैर खा होगा, वही हमारे कपड़े उतार लेता है, वही हमारे बच्चों को मार देता है। तो इन हालात में हमारे पास कोई चारा नहीं है। जो जो जब खाना काबा पर इब्राहा ने हमला किया था, तो जो मक्के के लोग थे वो निकल गए थे, उन्होंने कहा था काबा जाने, काबे का मालिक जाने। तो ऐ अल्लाह, फिर आपने अबाबील भेजे, अपने काबा की हिफाजत की। ऐ अल्लाह, मेरा नबी मैदान बदर में था, आपने उनकी मदद की, हालांकि तादाद में इंतहाई कम थे। तो हम पाकिस्तानी आखिरी दफा मेरा अल्लाह तेरे सामने सजदे में जाकर वादा करते हैं, इस दफा हमें बचा ले, आइंदा हम तेरे किसी रूल्स की वायलेट नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पर अपनी सलामती कायम रखे। थैंक यू वेरी मच।